अब तक आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है साइंस एज अ सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपने कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा है बायो भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। तो अब तक आपने उसका ओवरव्यू लिया है, मतलब बेसिकली अब तक आपने जो साइंस पढ़ी है वो इंट्रोडक्टरी थी कि आपको पता चल जाए कि बायोलॉजी क्या होती है, थोड़ा बहुत फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है। तो अभी तक आपने वो सब कंबाइंड फॉर्म में एक ही बुक में पढ़ा है। अब जब आप 11th में आते हैं तो आपको स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन है आपके सामने। तो उसमें अगर आप जब साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं और दैट टू विद बायोलॉजी, तो उसमें आता है एक सब्जेक्ट बायोलॉजी। फिर आप उसे इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उसे कंबाइंड फॉर्म में एक ही बुक में नहीं पढ़ेंगे। आप बायोलॉजी इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे, फिजिक्स अलग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री अलग पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करने से पहले हम बायोलॉजी क्या है, ये टर्म बायोलॉजी, इसको क्लियर कर लेते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। तो आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग बायोलॉजी क्या होती है, जो आपको अगर मोटा मोटा पता हो कि बायोलॉजी ना ये होती है। उसके बाद हम चलेंगे इसको डिफाइन करने की तरफ कि व्हाट एक्चुअली बायोलॉजी इज। तो आप मुझे फटाफट जो आपको पता है वो बताएंगे, उसके बाद हम चलते हैं अपनी बायोलॉजी की तरफ। सो दिस टर्म बायोलॉजी ये दो कंपोनेंट से बनी हुई है, एक बायो और एक लॉजी। सो लॉजी इज टू स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी इज लॉजी, उसके आगे हम लगा देते हैं लॉजी। सो टू स्टडी। अब बायो के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज दिस बायो? सो लाइफ और लिविंग। बायो इज लाइफ और लिविंग। तो जब भी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। मॉर्फोलॉजी मतलब वो बाहर से कैसे दिखते हैं, उनके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, उनकी अनाटमी क्या है। अनाटमी मतलब उनका इंटरनल कंपोजिशन कैसा है, वो अंदर से कैसे हैं, उनके क्या क्या ऑर्गन्स हैं। हम जब ये सब पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। मतलब कि लिविंग बीइंग्स के हर एक कैरेक्टर को प्रिसाइजली पढ़ना, डिटेल्स में पढ़ना इज बायोलॉजी। अब मैंने बोला लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स समझते ही या सुनते ही हमारे दिमाग में लिविंग के नाम पे एग्जांपल आ जाता है हम खुद कि हम भी लिविंग हैं, एक इंसेक्ट भी लिविंग है, प्लांट्स भी लिविंग है, ये सब लिविंग है। तो हमने इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करा है 3 टर्म्स में। तो लिविंग कितने टाइप के हो गए? एक हो गए माइक्रोब्स, एक हो गए प्लांट्स और एक हो गए एनिमल्स। हमने बोल दिया कि लिविंग को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक माइक्रोब्स भी लिविंग है, प्लांट्स भी लिविंग होते हैं और एनिमल्स भी लिविंग होते हैं। अब इनकी स्टडी को हम क्या क्या कहते हैं? तुमने टर्म्स सुनी होंगी, वो बॉटनी ऑनर्स कर रहा है, एक जूलॉजी ऑनर्स कर रहा है, वो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा है। तो किस चीज की स्टडी है उस बेसिस पे इनके नाम रखे जाते हैं। अगर माइक्रोब्स की स्टडी कर रहे हैं हम तो उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और जब प्लांट्स की स्टडी करते हैं पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली तो उसको हम बोलते हैं बॉटनी। और जब हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में जानते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी अनाटमी, उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। सो 11th-12th में आप इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ोगे। जैसे अभी तक साइंस की एक ही बुक होती थी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा है, वैसे ही अब 11th-12th में बायोलॉजी में आप इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ोगे। पर्टिकुलरली नहीं पढ़ोगे, वो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं हम 11th के फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। तो चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ लिविंग्स के बारे में बात चल रही है। तो जब भी हम लाइफ की बात करते हैं या लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस की बात करते हैं कि क्या लिविंग्स होते हैं, क्या नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं, लाइफ क्या होती है, तो हम उसे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ना देके, क्योंकि लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड। लाइफ को आप एक डेफिनेशन नहीं दे सकते हो, इट इज अ ह्यूज टर्म। तो लाइफ को हम एक डेफिनेशन ना देके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं।
लिविंग बींग्स में ये फीचर्स होंगे और नॉन लिविंग बींग्स में ये फीचर्स नहीं होंगे, जितने भी ये फीचर्स हैं। तो हमने कैसे डिफाइन किया कि जितनी भी लिविंग बींग्स होंगे उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, मतलब कि वो लिविंग बींग्स ग्रो करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, कुछ मूवमेंट शो करेंगे, कुछ रिस्पॉन्स करेंगे उनको स्टिमुलस जब भी मिलेगा तो वो ये सब चीजें जो करेंगे वो सब हो गए लिविंग्स, और जो नहीं करेंगे वो हो गए नॉन लिविंग्स। तो ये तो मैंने तुम्हें दिया ओवरव्यू या ब्रीफ में बताया है कि लिविंग बींग्स क्या क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, या जो भी जितने भी फीचर्स हैं वो सब करते हैं। अब हम इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं, इस चैप्टर में हम उन फीचर्स को पर्टिकुलरली ले रहे हैं, उनके बारे में डिटेलिंग कर रहे हैं, उनको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम एट लास्ट ये कॉन्क्लूड करेंगे कि क्या ये एक एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। जब मैं बोलती हूं एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर, दैट मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में फीचर पाया जाएगा, नॉन लिविंग बींग्स में वो मिलेगा ही नहीं। वो हमें जब हम इन्हें इंडिविजुअली ब्रीफ और डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा कि क्या मैं बोल रही हूँ एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर। पर अभी के लिए ये है कि जो सिर्फ लिविंग बींग्स में पर्टिकुलरली बिल्कुल प्रोमिनेंट फीचर है उसका, वो होता है एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर्स। तो जैसे कि यहां हमने देखा कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड मेटाबॉलिज्म। अब हम इसको इंडिविजुअली लेके डिटेल्स में पढ़ेंगे कि होता क्या है, व्हाट इज दिस ग्रोथ, व्हाट इज दिस ग्रोथ ऑल अबाउट, इसमें होता क्या क्या है, क्या ये नॉन लिविंग बींग्स में भी होता है या नहीं। रिप्रोडक्शन क्या ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, मतलब कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या वो लिविंग बीइंग कंसीडर करेंगे उसे हम या नहीं करेंगे। और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का मतलब होता है कि जब आपको कोई स्टिमुलस मिले, कोई ऐसा मतलब मैं बोलूं कोई तुम्हें कुछ चीज ट्रिगर करे जिसको तुम रिस्पॉन्ड करो। जैसे कि रिस्पॉन्ड करना, जैसे अगर मुझे कोई बोल रहा है कि यहां से खड़ी है साइड में बैठ जा, तो मैं उस चीज को रिस्पॉन्ड कर रही हूं कि मैंने उसकी बात सुनी और रिस्पॉन्ड किया, तो दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। और नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म, क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या ये भी नॉन लिविंग में पाया जाता है या नहीं। तो बेसिकली ये चैप्टर है क्या, लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग बींग्स से एकदम सेपरेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो अब हम इन्हें इंडिविजुअली लेके चलते हैं। सबसे पहले ग्रोथ को लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज ग्रोथ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ से। अब ग्रोथ होती क्या है, लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, आम भाषा में ग्रोथ क्या होती है। सो ग्रो, कुछ चीज ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, कुछ चीज बढ़ रही है। तो अब हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन साइज इज ग्रोथ। मतलब जो भी चीज साइज में बढ़ रही है या मास में बढ़ रही है या सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। सेल्स का नंबर बढ़ना मतलब 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 4 हो रहे हैं, 4 से 8 हो रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन चल रही है। सो दिस इज ग्रोथ। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं इस बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी ग्रो कर गई, इसने मसल मास भी बहुत अच्छे से गेन कर लिया, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। मतलब कि पहले वो बच्चा था, छोटा इन्फेंट था, उसके बाद वो टोडलर स्टेज में आ गया, केजी जाने लगा, उसके बाद वो अडल्ट हो गया, फिर उसकी हाइट रुक गई एक सर्टेन एक्सटेंट पे। तो हमने बोला कि इसकी ग्रोथ हो गई, अब तक इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि व्हाट दिस ग्रोथ इज। तो हम एग्जाम्पल लेंगे अमीबा का, विच इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल से बना हुआ है। तो अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू 2 डॉटर अमीबी में स्प्लिट कर जाता है या डिवाइड कर जाता है। मतलब कि इसकी ये पेरेंट बॉडी 2 डॉटर अमीबी में स्प्लिट कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। तो अब ये एक बॉडी से 2 बॉडी बन गई, दैट मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। एक सेल था 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि इसमें ग्रोथ हुई है, अमीबा में ग्रोथ हो गई, मतलब कि उसके सेल्स बढ़ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में ग्रोथ कैसे हो रही है। सो ग्रोथ प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन होती है,
मतलब कि जब तक भी वो जिंदा रहेंगे, जब तक भी उनकी एग्जिस्टेंस है, जब तक उनमें ग्रोथ होती रहेगी। जैसे कि जाइंट ट्रीज देखी होंगी तुमने, बहुत लंबी लंबी ट्रीज होती हैं, उनकी कोई लिमिट ही नहीं होती, उन्हें जाइंट ट्रीज बोलते हैं क्योंकि वो जाइंट है, इस वजह से वो जाइंट ट्रीज हैं। लेकिन ह्यूमंस में एक सर्टेन रेंज है, 6 फुट तक ही बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 6-4, वो जाइंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। उनमें कोई ना कोई सिंड्रोम हो जाता है या जो भी है, पर वो नॉर्मल नहीं होती। दैट ग्रोथ इज नॉट नॉर्मल। अगर वो 7 फुट के हैं या 8 फुट के हैं तो वो ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती, वो उन्हें किसी डिसऑर्डर की वजह से हो जाती है, कभी कुछ सिंड्रोम होता है या कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। नहीं तो ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं या एनिमल्स की बात करूं तो उनमें ग्रोथ एक सर्टेन लिमिट तक रहती है। सिर्फ उनमें ये नहीं है कि वो पूरी जिंदगी अपनी बढ़ते ही जाएंगे, ग्रो करते ही जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, उसका एक एग्जांपल है हमारी हाइट। एक सर्टेन एज पे हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। सो दिस इज व्हाट ग्रोथ इज। तो प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, एनिमल्स में एक सर्टेन लिमिट तक। अब हम बात कर रहे थे एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर होने की। हमने बात करी थी कि हम हर एक फीचर को डिटेल्स में पढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि क्या ये एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर है, क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही होती है, नॉन लिविंग्स में नहीं होती। तो अब हम नॉन लिविंग्स के एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल लूं इस मार्कर का ही, और इसके साथ में एक और मार्कर ऐड कर दूं, मैं इन्हें जोड़ दूं, इसके साथ 2 और जोड़ दूं, तो इसके साइज में इंक्रीमेंट आ रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ये मास में भी इंक्रीज कर रहा है। एक ग्लास में मैं मिट्टी भर रही हूं और भरते ही जा रही हूं, उसका भी मास इंक्रीज हो रहा है, वो भी साइज में इंक्रीज कर रहा है। माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में कोई ना कोई चीज एक्यूमुलेट करती रहती है, डिपॉजिट होती जाएगी, तो वो भी मास में इंक्रीज है, इंक्रीमेंट है, साइज में भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो भी ग्रोथ है। तो क्या ये ग्रोथ सिर्फ लिविंग बीइंग्स में हो रही है? नॉन लिविंग्स में भी हो रही है। बस डिफरेंस क्या है कि जो लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है। सेल्स अंदर जो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं या मसल्स भी जो गेन कर रहे हैं वो इंटरनली कर रहे हैं। सेल्स बाहर आके, ऐसे नहीं है कि बाहर आ गए 4 में डिवाइड होके वापस अंदर चले गए। सो दिस ग्रोथ इज इंटरनल। जब हम लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं तो ग्रोथ इज इंटरनल। लेकिन ये जितने भी हमने नॉन लिविंग एग्जांपल्स लिए, इसमें क्या हो रहा है, कुछ चीज बाहर से एक्यूमुलेट कर रही है, कुछ चीज बाहर से डिपॉजिट हो रही है, उसके बाद उसके साइज में इंक्रीमेंट आ रहा है, उसके मास में इंक्रीमेंट आ रहा है। सो दिस ग्रोथ इज एक्सटर्नल, समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो पर लेकिन ग्रोथ तो दोनों चीजों में हो रही है, लिविंग्स में भी हो रही है और नॉन लिविंग्स में भी हो रहे हैं। तो हम इसे एक एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। Whereas growth is not an exclusive defining feature of living beings। तो हमने अपना फर्स्ट फीचर को एक्सप्लोर किया, होता क्या है, किस किस में होता है, कैसे कैसे, क्या इसकी सर्टेन लिमिटेशंस हैं, और लास्ट में ये कंक्लूड कर दिया कि क्या ये एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। तो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि लिविंग बीइंग्स में भी हो रही है ग्रोथ और नॉन लिविंग में, वो किसी भी मीन्स से हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन ग्रोथ हो रही है। सो दिस इज व्हाट ग्रोथ इज ऑल अबाउट। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। फिर हम रिप्रोडक्शन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेके चलते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। बहुत बार ये टर्म सुनी होगी, छोटी क्लासेस में भी सुनी होगी, रिप्रोडक्शन मतलब कुछ नया प्रोजेनी बन रही है, कुछ नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, रिप्रोडक्शन। तो अब हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि व्हाट रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट। तो रिप्रोडक्शन मतलब कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म्स या न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू प्रोजेनी। जब मैं ये 3 चीजें बोल रही हूँ उसका मतलब एक ही है, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, new individual, these all are same। so production of new individual मतलब कि कोई बॉडी नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रही है, दिस इज रिप्रोडक्शन। अब इट कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब वो हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये एसेक्सुअल है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अब हम सबसे पहले इन्हीं का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है।
सबसे पहले लेके चलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। तो एसेक्सुअल मतलब कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, एक ही बॉडी इन्वॉल्व्ड होगी, ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। मतलब कि इसमें होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफी सारी और मोड्स हैं। जैसे कि अगर ये मेरी लिविंग बॉडी है, दिस मार्कर इज अ लिविंग बॉडी, अब बॉडी एक ही है, इसका मैं ढक्कन अलग कर दूं तो ये जो ढक्कन है ये भी एक नए इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा। ये पेरेंट बॉडी हो गई और इससे मैंने ये जो ढक्कन अलग किया है, दिस कैप विल बिहेव एज अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये क्या हो गई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही बॉडी थी पहले, एक ही पेरेंट बॉडी है, उसका कोई पार्ट भी डिवाइड कर गया, ये लो दो में कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सिमिलर आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होंगे। अब ये जो कैप है ना, ये जब आगे जाके यही पेरेंट बॉडी बनेगी, बिल्कुल इसके आइडेंटिकल होगी। ये एक नए मार्कर में बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, इस रेड मार्कर की तरह। इसमें कोई नया चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इसी की बॉडी का पार्ट है, तो बिल्कुल आइडेंटिकल होगी इसकी पेरेंट बॉडी से। अब जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म आ जाए, दैट मीन्स टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, दो गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है। जब भी टर्म गैमीट आएगा, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमीट क्या होता है, ये गैमीट क्या है, ये गैमीट एक वो सेल है जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रखता है। ये सेल में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, दिस गैमीट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी एक अपना मेल गैमीट बनाती है, एक फीमेल बॉडी अपना फीमेल गैमीट बनाती है, और दिस गैमीट फ्यूजन इज रिप्रोडक्शन। जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज कर जाएं इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल, एक पेरेंट इन्वॉल्व, सिमिलर आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, क्लोन जिन्हें हम बोलते हैं। क्लोन कहते हैं ना, इस फोन का एक क्लोन बना दो, मतलब डिट्टो कॉपी, एकदम जब एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी आ जाए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी, सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड है। वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, टू गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड, दो गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे जब एक जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो बॉडी आगे और फर्दर रिप्रोड्यूस डिवाइड करेगी और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगी। तो ये तो हमने बड़ा रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म्स ईदर यूनिसेल्युलर, चाहे वो एक सिंगल सेल से बना हुआ है, चाहे वो मल्टी सेल्युलर है, बहुत सारे सेल से बना हुआ है, सब रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि ये लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी तो होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल। म्यूल क्या है, खच्चर तुमने सुना होगा, वो एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब कि वो डंकी और हॉर्स की हाइब्रिड है। डंकी का एक गैमीट और हॉर्स का एक गैमीट लेके म्यूल प्रोडक्शन हुई है। उसमें क्या है बेसिकली कि उसमें हॉर्स के बेस्ट फीचर्स हैं और उसमें डंकी के बेस्ट फीचर्स हैं। उनको हमने ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी ईज के लिए, अपने कंफर्ट जोन को लेके उन्होंने खच्चर म्यूल प्रोडक्शन करी, लेकिन म्यूल इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। उसमें रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब कि वो इनफर्टाइल होता है। और ह्यूमन बीइंग्स में भी कुछ कपल्स जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। कोई लेडी इनफर्टाइल हो सकती है, कोई मेल इनफर्टाइल हो सकता है। तो क्या हम उन्हें लिविंग बीइंग्स कंसीडर नहीं करेंगे? ऑब्वियसली दे आर लिविंग। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये नहीं है कि सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन एक मस्ट कंडीशन है कि तुम्हें रिप्रोड्यूस करना ही होगा जब भी तुम सर्वाइव कर सकते हो। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब नॉन लिविंग बीइंग्स में तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये अगर एक मार्कर नॉन लिविंग है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन लिविंग में ही उसके एक्सेप्शंस हैं, इस वजह से हम इसको एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं, लेकिन वो लिविंग तो हैं, इस वजह से हम इसे एक एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं मान रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट फीचर को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या वो एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, विच इज मेटाबॉलिज्म।
अब हम थर्ड अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेके चलते हैं, विच इज मेटाबॉलिज्म। तो उससे पहले अगर ये वीडियो आप देख लो तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि ये टर्म होती क्या है और कहाँ कहाँ पे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो प्ले करूंगी अभी नेक्स्ट, तो आपको उससे समझ आ जाएगा कि मेटाबॉलिज्म को आप रिलेट कैसे करें अपनी रियल लाइफ से, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर हम इसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे। Break metabolism down chemical reaction used conversion of food to building blocks to make hydrogen. These chemical reactions lead to elimination. तो आपको इस शॉर्ट वीडियो से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, आप इसको कैसे किन किन केमिकल रिएक्शन से रिलेट कर सकते हैं। तो अब मैं समझाती हूँ आपको मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो व्हाट ह्यूमन बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ, मतलब ह्यूमन बॉडी बनी किसी, एक सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो सेल किस चीज का बना हुआ है? सेल इज ऑल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी इज नथिंग बट केमिस्ट्री। तो इन्हें हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल्स या केमिकल मॉलिक्यूल्स। तो मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पहले समझते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो होता क्या है, हमें अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए फूड, क्योंकि हमारी बॉडी को जरूरत है एनर्जी की एज अ फ्यूल। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एनर्जी हम कहाँ से ग्रैब करते हैं? फूड से। तो हमने फूड कंज्यूम किया। फूड में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल शुगर्स। ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, ये सब हमारी बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जिन्हें हमारी बॉडी सिंपल फॉर्म्स में या सिंपल टर्म्स में रिड्यूस कर देती है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी सिंपल फॉर्म होती है शुगर। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन्स को उनकी सिंपलर फॉर्म दैट इज अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और फैट को उसकी सिंपलर फॉर्म लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो देयर इज अ रिएक्शन गोइंग ऑन। ये जो कन्वर्जन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का शुगर बनना, प्रोटीन का अमाइनो एसिड बनना और फैट का लिपिड्स में कन्वर्ट होना, ये एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। दैट इज ब्रेक डाउन हो रहा है किसी चीज का उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में। तो फिर क्या करती है हमारी बॉडी कि जैसे अमाइनो एसिड्स भी बन गए, लिपिड्स भी बन गए, शुगर्स भी बन गए, तो फ्यूचर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि वो क्या करेगा, हमारी बॉडी ग्लूकोज को स्टोर कर लेगी कि जब भी हमारी बॉडी को आगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो उस ग्लूकोज को फिर से ब्रेक डाउन कर लेंगे। और जैसे कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके केराटिन प्रोटीन बन जाएगा या कोई और प्रोटीन बन जाएगा जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बना रहे हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके प्रोटीन में फिर से कन्वर्ट हो रहे हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे हमने देखा ब्रेकडाउन है और यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्डअप है। केमिकल रिएक्शंस तो दोनों तरफ हो रही हैं, लेकिन एक जगह पे वो अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहे हैं और दूसरी जगह पे वो अपनी सिंपलर फॉर्म से वापस अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को रिज्यूम कर रहे हैं या दोबारा से उसी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। तो मतलब कि एक बिल्डअप है। तो व्हाट मेटाबॉलिज्म इज, so all living organisms are made up of chemical molecules and these chemical molecules are constantly transformed into other biomolecules। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू
या एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू। तो जितना भी सम टोटल है, मतलब हमारी बॉडी में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उन सब का सम टोटल इज मेटाबॉलिज्म। मतलब कि द सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक या केमिकल रिएक्शन कंप्राइजेस मेटाबॉलिज्म। अब हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन पढ़ा कि ब्रेक डाउन हो रहा है एक जगह पे बिल्डअप हो रहा है। तो जब भी ब्रेक डाउन होगा कहीं पे भी उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसकी सिंपलर फॉर्म में, तो उसे हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। और जहां पे भी छोटी छोटी चीजों से एक बड़ी यूनिट बन रही है उसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। मतलब कि कुछ बिल्डअप हो रहा है, कुछ चीज बन रही है, सो दैट इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एक और बहुत प्रिसाइज एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो कार्बोहाइड्रेट अपने लिए फूड प्रिपेयर कर लेते हैं प्लांट्स। तो क्योंकि छोटी छोटी यूनिट से कुछ बिल्डअप हो रहा है, सो दैट इज एनाबॉलिज्म। और वहीं पे ही अगर हम अपने कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन की बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द बाय प्रोडक्ट्स। कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं वाटर में और CO2 में। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स चीज एक सिंपल चीज में उनकी सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हो रही है। सो दिस इज कैटाबॉलिज्म। और बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कंप्राइजेस मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम बोले कि मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म मतलब कुछ चीज ब्रेक डाउन हो रही है उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसकी सिंपलर फॉर्म्स में। और एनाबॉलिज्म क्या है, कुछ चीज बिल्डअप हो रही है, कुछ चीज बन रही है, कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सो दैट इज एनाबॉलिज्म। तो ये सब है केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम बात करेंगे कि इज मेटाबॉलिज्म एन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों से फिर से मार्कर की ही, तो क्या इस मार्कर में कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, या किसी भी डेस्क में या किसी भी नॉन लिविंग चीज में कोई केमिकल रिएक्शन कभी भी चल रही है? तो हम सब बोलेंगे कि नहीं, कोई भी केमिकल रिएक्शन ये लोग परफॉर्म नहीं करते। सो हेंस मेटाबॉलिज्म इज एन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ये केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, ये सब नॉन लिविंग्स में नहीं होती। हेंस इट इज एन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो हमें अभी अपने 3 फीचर्स में से एक फीचर मिल चुका है जो कि एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम नेक्स्ट फीचर को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या वो एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग है या नहीं, विच इज कॉन्शियसनेस। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, कॉन्शियसनेस की तरफ। अब हम अपने 4th कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कॉन्शियसनेस। दिस टर्म कॉन्शियसनेस मतलब कोई किसी बारे में कॉन्शियस है, अवेयर है, अवेयरनेस रहे जिसे। मतलब कि ये होता क्या है कॉन्शियसनेस, इसमें आप अपने सराउंडिंग, अपने अराउंड जो भी चीजें हो रही हैं उसको आप सेंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर एक बुक पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर मेरे साइड से कोई चल के जाता है तो मुझे ये पता है, मुझे इतनी अवेयरनेस है या मैं इतना सेंस कर सकती हूँ कि मेरे साइड से कोई चल के गया। सो दिस इज व्हाट यू कैन सेंस थ्रू योर सराउंडिंग। मतलब कि जिसमें तुम अपने सराउंडिंग को ग्रैस्प कर पाओ, सेंस कर पाओ, पता कर पाओ कि आसपास तुम्हारे चल क्या रहा है। तो ये दिस इज व्हाट कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस या रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब जब मैं बोलती हूँ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गर्म ग्लास को टच कर लिया एकदम से, या मेरे से बाय मिस्टेक मुझे पता नहीं था कि वो गर्म है, लेकिन मैंने उसको टच कर लिया। तो मैंने जब उसे टच किया तो मेरी बॉडी को पता है कि वो गर्म है, मैं उसे टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा हाथ एकदम से उससे हट जाएगा, एक रिफ्लेक्स आएगा कि यहाँ से हाथ हटा लो। सो ये क्या हो रहा है कि वो जो हीट है वो मुझे स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही है, और ये जो मेरा हाथ हटना है, ये जो रिफ्लेक्स आया है, ये मेरा रिस्पॉन्स है उस स्टिमुलस के लिए। तो जो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियसनेस बेयर करते हैं या फिर वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपनी स्टिमुलाई को, तो उन्हें हम बोलते हैं लिविंग बीइंग्स। अब इसमें भी मैं अगर बात करूं, कुछ दिमाग में आता है कुछ बच्चों के कि जो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं या जितने भी कोमा पेशेंट्स होते हैं,
तो वो तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो उन्हें जितने भी उनके रिलेटिव्स देखने आ रहे होते हैं, बाहर से उन्हें जो भी लोग मिल रहे होते हैं, वो उन्हें रिस्पॉन्ड तो कर ही नहीं पाते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो इसमें क्या एक्सेप्शन होता है कि कोमा पेशेंट्स जो है, जितने भी कोमा पेशेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी उन्हें डॉक्टर ड्रग इंजेक्ट कर रहा है या जितनी भी ड्रग उसको दी जा रही है, वो उस ड्रग से उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। जितना भी वो ड्रग्स उसको सप्लीमेंट दिया जा रहा है, उससे उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो मतलब देयर इज अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिवनेस तो है, इसी वजह से हम उसे लिविंग भी कंसीडर कर रहे हैं। हम कोमा पेशेंट्स को डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो डेड है, क्योंकि वो ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। भले ही वो अपनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपनी इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ कि क्या ये एक एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर है या नहीं लिविंग बीइंग का। तो अब अगर मैं जब तुम्हें बोलूं कि मैं इस पेन को बोलूंगी कि यहां से खड़ा होके चलने लग जा, तो क्या ये पेन चलने लगेगा? तो सबका रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं, पेन कैसे चलेगा, जब तक मैं उसे अपने हाथों से नहीं उठाऊंगी या उसे कहीं पे रखूंगी नहीं तो वो रखा नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको बोलेंगे कि आप यहाँ से खड़े हो जाओ और यहाँ पे बैठ जाओ, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो मेरी बात को सुन रहा है और वो रिस्पॉन्ड करेगा। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज अनदर एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब तक हमने फीचर्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक 4। फर्स्ट पढ़ा था ग्रोथ, हमने पढ़ा कि क्या वो एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो हमने लास्ट में कंक्लूड किया कि नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग्स में भी हो रही है एक्यूमुलेशन और ग्रोथ। फिर हमने बढ़े हम रिप्रोडक्शन की तरफ कि क्या रिप्रोडक्शन एक एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, हमने वहां पे भी कंक्लूड करा कि नहीं, क्योंकि लिविंग बीइंग्स में ही उनमें खुद में ही एक्सेप्शंस है। वो इनफर्टिलिटी है कुछ लोगों में, लेकिन वो फिर भी लिविंग बीइंग्स हैं, तो इस वजह से हमने उसको भी एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला। फिर हम बढ़े मेटाबॉलिज्म की तरफ, हमने कंक्लूड किया कि यस, मेटाबॉलिज्म इज एन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि वो सिर्फ पर्टिकुलरली कन्फाइंड है लिविंग बीइंग्स के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो हम इसमें भी कंक्लूड कर रहे हैं कि यस, इट इज एन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। मतलब कि ये अवेयरनेस, ये अपने सराउंडिंग को सेंस करने की एबिलिटी, ये अपनी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी जो है, वो लिविंग बीइंग्स में ही है, सिर्फ नॉन लिविंग्स में नहीं है। तो hence we can say that we have two exclusive defining property or features, that is consciousness and metabolism। तो हमने ये चैप्टर को आधा रैप कर दिया है ऑलरेडी। नाउ ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट, जो कि हम आगे कवर करेंगे। तो अब तक हमने जितना भी सेशन कंप्लीट किया है, तो मैंने सोचा इसमें से कुछ सवाल पूछ लेने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन, do non-living beings exhibit growth? If yes, then give some examples. First question is this. Next is, what are the exclusive defining property or features of living beings? The next is exceptions of reproduction or example of sterile being. Sterile being से मेरा मतलब है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का आपको एग्जाम्पल देना है जो कि इनफर्टाइल है। तो ये है कुछ क्वेश्चंस, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, और जब आपको आंसर्स देने हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे एक नंबर दिया हुआ है, वैसे एक यहाँ पे साइड में भी नंबर लिखा हुआ है, सो यू कैन व्हाट्सएप मी योर आंसर्स, आई विल चेक वेदर द आंसर्स आर राइट और रॉन्ग। सो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सब समझ आया है। अगर आया है तो गिव इट एज मच एज लाइक्स एज यू कैन, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई डाउट है, कैसा भी, छोटा मोटा कैसा भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ, और एक्सप्लोर करते हैं और नई नई चीजें। थैंक यू।